स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जीके एंड जीएस के प्रश्न उत्तर। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। ये कई बार पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और इतना तो मैं कहूँगा कि मैं जो जीएस पढ़ा रहा हूँ वो कम से कम जैसे जिस सब्जेक्ट की होगी, चाहे वो बीडी हो, जीएस हो या फिर एक्स वाई या भूगोल, या फिर जिस किसी भी सब्जेक्ट का होगा उसमें पूर्ण रूपेण नंबर्स आएंगे। यानी कि मैं जो कराऊंगा वो 98% कराऊंगा, बचे 2% आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो अपने लिए नहीं बल्कि आप जैसे दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और आने वाली परीक्षाओं में बैठ करके उन्हें उन परीक्षाओं में पास हो सकें। और जीके हो चाहे फिर कोई भी एग्जाम्स हो, जीके के या फिर बीडी हो या फिर हिंदी हो, और इसमें कई प्रकार से आती हैं, भूगोल, ज्योग्राफी जिसे बोलते हैं भूगोल को, और कॉन्स्टिट्यूशन, और मतलब हिस्ट्री वगैरह, साइंस वगैरह, जो कुछ भी आ रहा है उन सब में हम आपको कराएंगे। अब मैं तो इसमें आपको कह रहा था कि जो जीएस कराऊंगा उसमें 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, परंतु इसमें एक बात और बता दूं आपको, 5 क्वेश्चंस कराने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं जैसे भी क्वेश्चंस ला रहा हूं ना, वो उन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कीजिए, पढ़ाई कीजिए उन पर और डिपेंड हो जाइए, ताकि हमें आगे जो तैयारी कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट मतलब सॉरी जिस एग्जाम्स के लिए, वो एग्जाम्स हम अच्छे से कर सकें, क्लियर कर सकें। दोस्तों आने वाली परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर हो जाइए प्लीज़ दोस्तों। इससे मैं आपको वीडियो कराने जा रहा हूं, इसमें जो प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं, इससे पहले प्लीज़ भाई साहब, प्लीज़ दोस्तों, आपसे बारंबार यही कहना है मेरा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा दिए गए प्रत्येक वीडियोज आपको मिलते रहें। देखते हैं वो दोस्तों प्रश्न क्या हैं, उन प्रश्नों के बारे में देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, आज पार्ट 4 लेकर के आए हैं। इसमें पहला प्रश्न कहा गया है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी थी। जो आर्य लोग हुआ करते थे, यानी आज भी आर्य हैं, तो भारत में आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई होती थी वो कितने भागों में बटी थी। तो 5 भागों में बटी थी। वो 5 भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे छोटा भाग होता है कुल, उससे बड़ा होता है ग्राम, उससे बड़ा होता है विश्व, उससे बड़ा होता है जन, और उससे बड़ा होता है राष्ट्र। अब मैं इन सब के बारे में बता दूं। कुल क्या होता है? कुल होता था, कुल उसे कहते थे जिसमें आपके माँ बाप, भाई बहन, उसके साथ ही साथ बाबा दादी, और बाबा दादी के भी पिता माता अगर जीवित है तो। कहने का अर्थ ये है, ये हमारा एक कुल होता था जिसमें हमारा समुदाय बैठा होता था। और जैसे हमारा कुल की बात कही जाती है तो हमारे कुल में एक मुखिया हुआ करता है, चाहे वो मेरे बाबा हों चाहे मेरे परबाबा हों, जिन्हें पर पितामह कहते हैं। बाबा को हम पितामह कहते हैं, और इसी तरह हम अपने पिता को पिता कहते हैं, और अपने आप को हम अपने आप को क्या कहेंगे? अपना नाम ही देंगे, और क्या कहेंगे। अब इसी तरह से ग्राम क्या, कई कुलों को मिलकर के ग्राम का निर्माण होता है, यानी कि कई सदस्य जब मिलते हैं तो एक कुल का निर्माण होता है। इसी तरह जब कई कुल मिलते हैं तब एक ग्राम का निर्माण होता है, और ग्राम का मुखिया उस समय चाहे कहो इस समय के अकॉर्डिंग अगर सरपंच कहो या फिर कहो अगर प्रधान कह लो। यहीं पे आपको एक बात बताऊं, उस समय मुखिया कहा जाता था ग्राम का। क्या कहा जाता था? ग्राम का मुखिया। यहीं पे विस क्या होता था? विस जो होता था वो हमारा परगना या तहसील जिसे बोलते हैं वो होता था। और यहीं पे आपसे बात की जाए कि जन क्या होता है, जन यानी कि जनपद, जनपद को जन कहा जाता था। यहाँ पे अब आपको बता दूं, जो जन होता था इसके अध्यक्ष यानी इसके मालिक को, इसके मुखिया को क्या कहते थे? जनपद में रहने वाले को राजन या राजा कहा जाता था। और राष्ट्र, कई जनपद मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करते थे, जिस पर एक राजा बैठता था, और वो राजा महाराज के उपाधि धारण करता था, वो महाराज होता था। इन सब को अपने अंटर में काम करने वाला होता था। अब यहीं पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्य शासन काल में, जो आर्य शासन काल में पुरप और स्पष्ट कौन थे? शिपस बोलते हैं, वैसे स्पष्ट कहते हैं शिपस। ये पुरप जो होता था वो दुर्गपति होता था।
दुर्ग यानी कि जो किले हुआ करते थे उनका पति, पति का मतलब ये नहीं कि किसी की शादी किसी की कर दी जाती है, नहीं, यानी कि दुर्गपति यानी कि दुर्गों का मालिक होता था। जो दुर्ग होते थे, जो किले हुआ करते थे, उनका मालिक होता था पूरा। यहीं पे बात होती है स्पष्ट यानी कि स्पष्ट जिसे कहते हैं। ये कौन होता था? जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर हुआ करते थे। इन्हें गुप्तचर उस समय नहीं कहा जाता था, उस समय ये कहा जाता स्पष्ट कहाँ है या स्पष्ट कहाँ है। ये जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर, कि कोई जनता किसी का विरोध तो नहीं कर रही है, कोई जनता राजा का विरोध तो नहीं कर रही, ये सब कुछ, या कोई जनता ऐसा काम तो नहीं कर रही है जिससे कि राजा यानी कि राजधर्म को कलंकित किया जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है आर्य काल में वाजपति और उग्र कौन होते थे? तो जो वाजपति होते थे वो क्या होते थे, उग्र क्या होते थे, उन्हें देखिए। वाजपति जो होता था वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि, वो गोचर भूमि जैसे इस समय कह देते हैं ना खाली पड़ी भूमि, बंजर भूमि, या फिर ऐसी भूमि जो किसी के नाम ना हो, जो सरकारी हो, गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र भूमि, उग्र कौन होता था? उग्र होता था अपराधियों को पकड़ने का काम करने वाला। यानी कि उग्र एक ऐसी संस्था थी उस समय, उग्र एक ऐसी संस्था थी, समिति थी जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करती थी। अब देख लीजिएगा अपराधियों को कौन पकड़ेगा? जो भाई क्रोध में होगा, जो उग्र होगा, वही तो अपराधियों को पकड़ेगा, तो उग्र। इसी तरह से प्रश्न नंबर चौथा देखिए क्या है। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि सभा और समिति, देखिएगा यहाँ पे, सभा और समिति आर्यों के समय में क्या थी? तो सभा और समिति, वैसे तो कहा गया प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। देखिएगा यहीं पे एक बात और बता दूं कि सभा और समिति दोनों राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। अब सभा और समिति के बारे में जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। जो सभा हुआ करती थी वो कौन थी? वो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था हुआ करती थी। ये जब भी पक्ष लेती थी तो किसका लेती थी? श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों के पक्ष लेती थी और उनके बारे में अच्छाई गुणगान करती थी। यहीं पे बात की जाए समिति की, जो समिति हुआ करती है वो सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती है, वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अब देखिएगा यहाँ पे इन दोनों सभा और समिति दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोनों का अध्यक्ष जो होता है वो ईशान होता है। अब ईशान से एक बात और बता दूं आपको, पूरब और उत्तर के मध्य जो कोण होता है, जो दशा होती है मध्यम कोण दशा, उसको हम ईशान और कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि 10 राग युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है? तो 10 राग युग जो युद्ध हुआ था वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। अब यहां पे आपको एक बात और बता दूं, ये युद्ध कहां लड़ा गया था? तो ये युद्ध पुरसड़ी नदी यानी कि उस समय जो पुरसड़ी नदी थी वो आज के समय रावी नदी है, यानी कि रावी नदी का प्राचीन नाम है। अब यहां पे देखिएगा ये युद्ध लड़ा किस किस के बीच किया था? तो ये सुदास एक राजा हुआ करते थे, सुदास एक राजा हुआ करते थे, उनका युद्ध हुआ था 10 जनों के बीच। 10 जनों का मतलब जानते हो, मैंने इससे पहले मैंने बताया था कि 5 इकाइयां होती हैं आर्यों की, उनमें एक जन होता है, कई जन मिलकर के, जन यानी जनपद। तो कहने का अर्थ है 10 राजाओं के बीच उनका युद्ध हुआ था। किसका? 10 सुदास का। समझ गए होंगे। अब यहां पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भूगोल जो है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, यह कथन किसने दिया था? देखिएगा बहुत अच्छी बात पूछी गई है। और भूगोल में हम चलते हैं इस चीज को लेकर के। तो भूगोल में मैंने बताया था आपको कि मैं भूगोल भी कराऊंगा, तो भूगोल के कुछ प्रश्न हैं उन्हें भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, यह कथन था कैलिडियस और टॉलमी दोनों का, कैलिडियस और टॉलमी दोनों का। अब यहां पे देखिए भूगोल, भू यानी कि पृथ्वी, गोल यानी कि गोल है, यानी कि कहने का अर्थ यहाँ पे भूगोल शब्द दे दिया गया, पृथ्वी गोल है। परंतु भूगोल का एक अर्थ और भी है कि जो ब्रह्मांड में पृथ्वी है ना, पृथ्वी के बाह्य वातावरण और अंतः वातावरण के बारे में जानकारी लेना। भूगोल का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड में कई प्रकार की जानकारियां लेना। केवल भू का मतलब यही नहीं है केवल पृथ्वी की जानकारी लेना। अब यहां पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिकेटियस की किस पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तथ्यों का क्रमबद्ध समावेश है? तो देखिएगा आपको यहां पे एक बात बता दूं,
जस पीरियोडस नामक एक पुस्तक थी हिकेटियस की, जिसे पृथ्वी का वर्णन कहते हैं। इसमें जो भौगोलिक तत्व हैं उनका क्रमबद्ध समावेश दिया गया है और हिकेटियस को भूगोल का जनक भी कहा जाता है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, जनक, जनक यानी पिता, हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। और यहीं पर अगर बात आ जाए कि भूगोल के नामकरण एवं विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने वाले कौन थे, तो ये थे यूनानी निवासी, यूनान के निवासी। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, देखिएगा, भूगोल के अंतर्गत जो महाविस्फोटक सिद्धांत दिया था वो किसने दिया, तो ये महाविस्फोट सिद्धांत एव जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, एव जॉर्ज लेमेंथियर ने। अब यहां पे आपको एक बात बता दूं, महाविस्फोट सिद्धांत है क्या, यानी कि इस महाविस्फोट सिद्धांत को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। अब यहां पे देखिएगा, जो बिग बैंग थ्योरी है ये कैसे बनी, क्या है इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में, मैं आपको दो शब्द बता दे रहा हूं इसके बारे में। देखिएगा, ब्रह्मांड का नाम तो आप सबने सुना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, आप किस चीज पर बसे हो, किस पर बसे हो, तो आपका तुरंत आत्मा कहती है, आपका तुरंत मन कहता है, यानी आप तुरंत बोलते हो कि पृथ्वी पर बसा हूं। तो मैं जैसे ही कहता हूं पृथ्वी कहां है, तो तुरंत कह देते हो सौर मंडल में स्थित है। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, बात समझना, सौर मंडल किस में स्थित है, तो दोस्तों इस तरह से समझते चलिएगा, सबसे छोटी चीजों से समझिएगा, उपग्रह से बड़े होते हैं ग्रह। कहने का अर्थ ये नहीं, कई कई ग्रह भी छोटे होते हैं, उपग्रह बहुत बड़े होते हैं, जैसे ज्ञानीमीड और बुध। ज्ञानीमीड जो है वो बुध के बराबर है, बुध जबकि ग्रह है, ज्ञानीमीड उपग्रह। कहने का अर्थ वो नहीं, कहने का अर्थ ये, जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह। तो उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, तो किसी के एक उपग्रह है तो किसी का उपग्रह है नहीं, तो किसी के हजारों उपग्रह है, तो किसी के 60, 70, 90, 100 के उपलक्ष्य में, लेकिन किसी के हजारों अभी तक गिने नहीं जा सके हैं। परंतु मैं आपको बता रहा हूं, उसको समझिएगा कि सबसे पहले उपग्रह को उठाइए, क्योंकि ये ग्रहों का चक्कर लगा रहे हैं। तो उपग्रह के बाद ग्रह, और ग्रह क्या करते हैं, ये अपने तारे का चक्कर लगाते हैं। तारे का मतलब है, जैसे सूर्य हमारा एक तारा है, या सूर्य हमारा तारा है, ये किसका चक्कर लगाते हैं, जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हम अपने आप की बात करें तो जो हमारा ग्रह पृथ्वी है, ये किसका चक्कर लगाता है, ये हमारा सूर्य का चक्कर लगाता है। यानी कि कई ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। देखिएगा कौन कौन से ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दे रहा हूं, सबसे पहले सुनिएगा दोस्तों, हमारी बुध, जो पृथ्वी बुध है, जो वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, बिल्कुल पास में है। इसके बाद है शुक्र, इसके बाद है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण। ये तो 8 ग्रह हो गए। समझिएगा दोस्तों, ये 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसी के साथ ही साथ कौन कौन से चक्कर और लगाते हैं, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में बसे क्षुद्र ग्रह, ये भी सभी क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये भी सभी सूर्य का चक्कर लगाते हो। और इसी के साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, यम ग्रह जो है उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्योंकि इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि ये 2 से 3, कम से कम 2 या अधिक से अधिक 3 ग्रहों के मध्य से होकर के गुजर जाता था, दूसरों के संपर्क में भी आ सकता था, दूसरों के चक्र के संपर्क में आ जाता था, इसलिए इसे हटा दिया गया 2006 में। अब देखिएगा अगला प्रश्न, इसी में मैं आपको प्रश्न क्या और भी बता दूं एक बात, जैसे प्रश्न बाद में कराऊंगा, महाविस्फोट के सिद्धांत के बारे में बता रहा था, इसमें एक बात बता रहा था कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। सबसे पहले उपग्रह देखिए, उपग्रह का ग्रह देखिए, ग्रहों से तारे देखिए। अब देखिएगा एक तारे में कई ग्रह हैं, कई ग्रह के उपग्रह भी हैं, और कई तारे मिलकर के क्या बनाते हैं, कई तारे मिलकर के आकाशगंगाएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, आकाशगंगाएं। और जो हमारी आकाशगंगा है वो क्या है, वो दोस्तों हमारी आकाशगंगा मिल्की वे आकाशगंगा है। इसमें असंख्यों तारे, असंख्य, कहने का अर्थ जिनकी कोई सीमा नहीं, परंतु वैज्ञानिकों ने अनुमानतः 10 पे पावर 10 टू दी पावर 11 यानी कि 10 पे पावर 11 की बोला है, इतने तारे एक मिल्की वे में है, समझ लीजिएगा। और कई तारा, देखिएगा एक तारा किसमें पहले पाया जाता है, कह दो, एक तारा मंडल में पाया जाता है। कई तारा मंडल मिलकर के एक किसका निर्माण करते हो दोस्तों, एक गैलेक्सी का, गैलेक्सी यानी कि
आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। और यहीं पे देखिएगा, आपको एक और बात बता, कई आकाशगंगाएं मिलकर अभी तक शायद 79 आकाशगंगाओं के बारे में जानकारी मिली है कि 79 आकाशगंगाएं हैं। तो हमारी जो आकाशगंगा है वो हमारी है, अभी मैंने बताया था, मिल्की वे। अब यहीं पे देखिएगा जो गैलेक्सीज हैं, जो तो उसमें कई सूक्ष्म गैलेक्सी हैं, कई महाकाय गैलेक्सी हैं, यानी कि कई सूक्ष्म प्रकार की आकाशगंगाएं हैं और कई महाकाय आकाशगंगाएं हैं। तो कोई सर्पिक ज्यादा से ज्यादा 80% अभी तक जो खोज में आई हैं उनमें से 80% आकाशगंगाएं कैसी हैं दोस्तों, सर्प के आकार की हैं, सर्पीले आकार की हैं। अब यहीं पे मैं आपको बता रहा था बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत हुआ कैसे। ये हुआ ऐसे कि मान लो कोई एक छोटा ब्रह्मांड नहीं था कोई, उस समय एक एस्ट्रॉयड आया। एस्ट्रॉयड का मतलब एक मरा हुआ तारा आया और वो तारा बिल्कुल बुझा हुआ था, काला था, जिस पर ना तो गैस, सिर्फ गैस थी, उस पर ना तो क्रिया थी ना प्रतिक्रिया थी। समझिएगा दोस्तों, समझिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। ये घूमता रहा, इसका अट्रैक्शन इतनी तेज घूमने लगा, एक तरह ऐसा हुआ कि इसमें अपने आप अणु हुआ करते हैं, जो हमारे परमाणु हुआ करते हैं, ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन गैसों का बहुलता ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस ज्यादा पाई जाती हैं। इसी तरह प्रत्येक तारों में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। और जब ये घूमने लगा, एक तारा हुआ जो घूमने लगा, घूमते घूमते उसने एक ऐसा रूप आकार लिया, उसमें अग्नि पैदा हो गई। जैसे ही उसमें धधकती अग्नि, 1 से 4, 4 से 16, 16 से अनेकों, कहने का समझिएगा दोस्तों, इनका वर्गाकार रूप चलने लगा। इनका जब वर्गाकार रूप अग्नि के रूप में चलने लगा, कई प्रकार से इतनी धधकने लगी आग, और वो अंडाकार रूप या चौकोर रूप में ये वो तारा घूमने लगा, इतनी तेज घूमता रहा, उससे एक ऐसा विस्फोट हुआ, छोटा सा विस्फोट पहले हुआ कि 2 से 4 तारे बनकर तैयार हुए। उन 4 तारों से फिर वही सिस्टम, फिर विस्फोट हुए, फिर बढ़ते गए और वो अपना प्राजुल्य बढ़ाते गए और इतने बड़े होते चले गए कि आज कई प्रकार की गैलेक्सीज बनकर तैयार हुई, कई प्रकार से ब्रह्मांड पूरा तैयार हुआ, कई तारे बनकर के तैयार हुए। यहीं पे आपको बता दूं, महाविस्फोट सिद्धांत इसी को कहा गया है, बिग बैंग थ्योरी इसी को कहा गया है। वो महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड तो बना है और अति छोटे एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थी। समझिएगा, एक ही स्थान पर स्थित हुआ करती थी और इनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। न तो तापमान का अंत होता था, और क्योंकि अनंत था, और न तो घनत्व का अंत होता था, घनत्व के बारे में पता भी नहीं था। इसी तरह से बिग बैंग थ्योरी के बारे में पता चला। यहीं पे मैंने आपको बता दिया था कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने बता दी थी। देखिएगा, एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने बता दी थी बिग बैंग थ्योरी के बारे में। अब समझिएगा, यहां पर आज से 13.7 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट सिद्धांत दिया गया, महाविस्फोट हुआ था जिसका सिद्धांत आज दिया गया। देखिएगा, 13.7 अरब वर्ष पहले, बहुत वर्ष बीत गए। देखिएगा, यहां तो मनुष्य, अरब की तो बात छोड़ दो, हजारों सैकड़ों की बात छोड़ दो, यहां पे तो मनुष्य 60 साल पे ही उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब यहां पे देखिएगा, महाविस्फोट के लगभग कितने, लगभग 10.5 अरब, 10.5 अरब वर्ष पश्चात, आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। हमारा जो सौरमंडल है वो कब हुआ, जब महाविस्फोट सिद्धांत हुआ था 13.7 अरब वर्ष पूर्व। उसके ठीक 10.5 अरब वर्ष बाद, यानी कि आज से देखा जाए तो 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का विकास हुआ था, यानी सूर्य हमारा पैदा हुआ था। इसी तरह धीरे धीरे बढ़ता गया और आज हम ग्रह पर रहने वाले मानव बन गए। समझ गए दोस्तों। यहीं पे अगला प्रश्न है 9 नंबर, साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत किसने दिया? तो ये दोस्तों थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी ने दिया। किसने दिया? थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी ने दिया। आप देखिएगा,
साम्य अवस्था का मतलब पता ही होगा कि साम्य अवस्था समान अवस्था के रूप में, जहां पे सामंजस्य बैठाया जा सके। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोलन सिद्धांत भूगोल में किसने दिया? तो डॉक्टर एलन संडेजा हुए जिन्होंने दोलन सिद्धांत दिया। किसने? डॉक्टर एलन संडेजा ने। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भूगोल के अंतर्गत स्पीति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों भूगोल के अंतर्गत जो स्पीति सिद्धांत है वो एलन गुथ ने दिया। एलन गुथ ने दिया। अब देखिएगा यहां पर अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न नंबर 12 देखिएगा दोस्तों, एक मिनट। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है भारत में स्वतंत्रता के बाद भारतीय विकास के लिए किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? भारत स्वतंत्रता के समय गरीब भी था, परेशान भी था। उस समय की अर्थव्यवस्था तो सही थी परंतु कमाने के जरिए नहीं हुआ करते थे। मानव कृषि पर आधारित था। जॉब्स इतनी हुआ नहीं करती थी जो आज हम लोग पढ़ते हैं और जॉब्स प्राप्त करते। उस समय स्कूल्स भी बहुत कम हुआ करते थे। हर तरह से अर्थव्यवस्था नष्ट हुई थी क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था नष्ट नाबूद कर दी थी। और दोस्तों अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और भारतीय विकास नष्ट होता चला जा रहा था, इस विकास को बढ़ाए रखने के लिए, विकास हमारा अच्छा हो, विकास को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता के बाद भारत देश में सबसे पहले और आज भी मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की गई थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है दोस्तों। अब देखिएगा यहां पे प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2011 में जो प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी वो कितनी थी? तो $1410 थी दोस्तों। बहुत कम, बहुत कम, यानी कि कहने का कुछ नहीं है भाई मेरे। 1410 कम, मैं तो कह रहा हूं कम से कम $1,00,000 प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। 1,00,000 प्रति व्यक्ति डॉलर आय होनी चाहिए, परंतु यहां तो भाई मेरे $1410 है केवल। इसीलिए हमारा देश बहुत ही गर्त में है, बहुत ही गरीब है। सिर्फ अर्थव्यवस्था बढ़ा लेने से ही दोस्तों सब कुछ नहीं हो जाता। अर्थव्यवस्था ज्यादा हो या ना हो परंतु हमारे देश का नागरिक भूखों ना मरे, हमारे देश की नागरिक के मतलब जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम से कम $1,00,000 होनी चाहिए। यही तो सबसे अच्छा इस समय अगर देखा जाए तो मेरे देश का जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे गिरी हुई, जीडीपी भी गिरी हुई है। आज के समय देखा जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था लुढ़क करके चौथे से 6वें स्थान पर आ गई है दोस्तों। समझ लीजिएगा 6वें स्थान पर आ गई है। अब ग्रोथ करेगी, अब ग्रोथ करेगी, अब बढ़ोतरी होगी हमारी अर्थव्यवस्था में और धीरे धीरे एक अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आएगी। और इससे अच्छा है मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग जॉब्स प्राप्त करके और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करें। समझिएगा दोस्तों। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है विश्व में सर्वाधिक जो निर्धन लोगों की जनसंख्या है वो किस देश में है? जनसंख्या की बात की गई है तो दोस्तों भारत में है। आप समझ लीजिए ये बात कहां से ली गई, ये देखिएगा विश्व बैंक की विश्व विकास सूचक शीर्षक से। विश्व बैंक का एक शीर्षक हुआ विश्व विकास सूचक, तो उसके से प्रकाशित की गई, विश्व विकास सूचक से प्रकाशित की गई कि विश्व में सर्वाधिक निर्धन लोग भारत में पाए जाते हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। 15वां प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध की उपाधि भी दी गई थी, इन्हें वयोवृद्ध भी कहा जाता है। आप समझिएगा, मैं आपको बता रहा था उन्हें भी समझते चलिएगा भाई मेरे, बहुत अच्छी चीज है। इन्हें तो बता दिया गया वयोवृद्ध, और यहीं पर दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था 29 फरवरी को। 29 फरवरी को। अब देखिएगा जो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय जो बताई थी वो 1867-68 में इन्होंने इसके लिए प्रयास किया था, और जो 68 में आकर के उन्होंने जो बात बताई और प्रति व्यक्ति आय के रूप में, और जो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली गणना करके प्रति व्यक्ति आय बताई थी वो उस समय के अनुसार 20 रुपए थी। उस सस्ते समय में उस सस्ताई में उस लॉसेस में क्या था? 20 रुपए।
और आज हमारी $1410। कहने का अर्थ समझिएगा दोस्तों, 70 वर्ष भी नहीं, सॉरी, ये 1867 से 68 की बात है। तो उस समय अगर देखा जाए तो 32-33 ले लो और इसके बाद 100 वर्ष बीच में ले लो, यानी कि 133 उधर हो गए और इस समय हमारे 20 ईयर्स ये हो गए। तो कहने का अर्थ बहुत हो गया दोस्तों, यानी कि 150 वर्षों में कितना पनपा भारत, कुछ भी तो नहीं पनपा। उस समय का अगर देखा जाए तो 20 रुपीज था, तो आज $1410 है, तो कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय महंगाई नहीं हुआ करती थी। उस समय आप एक आने में कई केजी सेब ले आया करते थे, लेकिन यहां पर 100 रुपए जाकर के भी सही से 1 केजी सेब नहीं ला पाते हो। अब समझ लीजिएगा, इतनी ही गिरावट है हमारे प्रति व्यक्ति आय में। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, नौकरी कीजिए, नौकरी के लिए पढ़ाई कीजिए और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर अच्छे से अच्छे खड़े उतरिए। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है ज्योति तीव्रता, देखिएगा प्रश्न नंबर 16 कह रहा है ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। अब प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है दोस्तों। क्या है? पारसेक। अब देखिएगा एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। और एक देखा जाए एक पारसेक में कितने मीटर हुआ करते हैं, तो 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर होते हैं। अब अंतिम प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि न्यूटन ने किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम प्रतिपादित किए, तो न्यूटन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपिया 1687 ईस्वी में। इसमें इन्होंने गति के नियम बताए थे और न्यूटन के गति के नियम दोस्तों 3 हैं। कितने हैं दोस्तों? 3 हैं। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। ये सभी हम आपको फिर आगे बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। और प्लीज दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपसे यही कहना है दोस्तों, वीडियो को सर्वेश्वर स्टडी चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और भारत के इस भविष्य के लिए, आने वाले लोगों के भविष्य के लिए ये हमारा चैनल सदा आगामी और सदा आपके साथ बना रहेगा और आप लोगों का साथ भी हमारे साथ बना रहे बाई संदीप सर के साथ। दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोज आपको निरंतर मिलते रहें और आप अपनी तैयारी अच्छी भली पूर्वक कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए सिर्फ इतना।